मैडम लाइव है आप? ओके। ये क्यों नहीं आ रही है? नमस्कार, आज की कक्षा में आपको सभी का स्वागत है। मैडम बैकग्राउंड नहीं लगाया आपने? बैकग्राउंड नहीं है इसमें आज। क्या मैं क्लास शुरू करूं? एक मिनट मैडम। हाँ मैडम करो। नमस्कार, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है गंगा स्नान करने चलोगे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का एक संस्मरण। संस्मरण बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल इसके रचनाकार बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, बल्कि जो विषय वस्तु उन्होंने ली है, जिनके ऊपर ये संस्मरण लिखा है, वो भी हिंदी के शीर्षस्थ पुरुषों में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके बिना हिंदी साहित्य की चर्चा ही अधूरी है। तो दो महत्वपूर्ण हिंदी की शख्सियत जो हैं इस संस्मरण में हमें साथ-साथ देखने को मिलती हैं। एक महान आलोचक का जीवन शैली हम उन्हें उनकी रचनाओं के माध्यम से जानते हैं कि वो किस तरह के आलोचक हैं। उनकी इतिहास में और साहित्य में और भारतीय संस्कृति में किस तरह से उनकी रुचि है, उनकी अभिव्यक्ति है और किस तरह से वो उसको लेके एक मत बनाना चाहते हैं, ये हमें उनकी रचनाओं से पता चलता है। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक मित्र के तौर पर हम उन्हें नहीं जानते। ये परिचय हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने उनसे हमारा कराया इस संस्मरण में। तो इस दृष्टि से ये बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो रचनाकार हैं, जो इस रचना को लिख रहे हैं, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी, वे खुद बहुत बड़े आलोचक और एक आधार स्तंभ हैं वो हिंदी साहित्य के। और आपने अपने स्कूल टाइम में जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, वो उन्हीं की लिखी हुई हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रोपयोगी पुस्तक उन्होंने लिखी, और उनकी अन्य बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनके जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण उतने ही महत्वपूर्ण रचनाकार आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। तो सोने पे सुहागे जैसी स्थिति इस संस्मरण की है, और ऐसा संस्मरण हिंदी साहित्य में दूसरा इतने महत्वपूर्ण लेखक और विषय वस्तु के साथ जो है दूसरा अद्वितीय है, ये दूसरा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इससे पहले कि हम इसकी बारीकियों पे चर्चा करें, हम थोड़ा सा लेखक का परिचय ले लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी प्रगतिशील विचारधारा के आलोचक, कवि, जीवनीकार, संस्मरणकार और संपादक के रूप में हमारे सामने बार-बार आए हैं। इनका जन्म 16 फरवरी 1931 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, फिर बलरामपुर, और उच्च शिक्षा के लिए कानपुर, और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इनकी आगे की शिक्षाएं हुई। इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि पंजाब विश्वविद्यालय से चंडीगढ़ से प्राप्त की। पहले ये नैनीताल में जो है, नैनीताल के महाविद्यालय में जो है, इन्होंने अध्यापक पद पर कार्य किया, और फिर ये दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। और 65 वर्ष की उम्र तक इन्होंने जो है अपनी सेवाएं उस कॉलेज में दी, और उसके बाद ये रिटायर हुए। उसके बाद से भी स्वतंत्र रूप से ये अब भी हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं, और इनकी रचनाएं और इनकी चर्चाएं, तमाम गोष्ठियां, और ये सक्रिय अब भी आज भी बने हुए हैं, और अपने विचारों से जो है हिंदी जगत को बार बार लाभान्वित करते रहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में, ये परसाई जी पर केंद्रित रचना है, कुछ कहानियां कुछ विचार, पेड़ का हाथ, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं पर केंद्रित रचना है, प्रेमचंद बिस्कोहर में ये कविता संकलन है, और गंगा स्नान के लिए चलोगे, ये संस्मरणों की पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर चर्चा की है। इसके अलावा व्योमकेश दरबारी, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही आधारित उनकी एक रचना है, और गुरु जी की खेती बाड़ी, अपना देश परदेश, उपन्यास का अंत नहीं हुआ है, और आलोचना का सामाजिक दायित्व, कहानी के साथ साथ आदि उनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसको हिंदी साहित्य में एक हिंदी जगत में एक सोचने की दृष्टि देती हैं, साहित्य को समझने की बारीकियां और सूक्ष्मताएं देती हैं।
इसके साथ-साथ लेखक जो है वो एक अच्छे संपादक के रूप में भी हमारे सामने आए हैं। उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने अन्य साहित्यकारों को से लेख लिखवाए और एक अच्छी पुस्तकों की उपलब्ध पुस्तकें जो हैं वो हिंदी साहित्य में उपलब्ध करवाई। जिसमें से उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अब्दुल रहमान के अपभ्रंश साहित्य संदेश रासक के ऊपर इन्होंने बुक संपादित करवाई। इन्होंने कई अजीत कुमार के साथ कविताएँ 93 में और 63 में और 65 में जो है इनके कविताएँ आई। हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा के ऊपर जो है ये संपादित पुस्तक आई। नवजागरण के अग्रदूत चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचनाओं का इन्होंने संचयन किया और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का भी इन्होंने संकलन किया प्रतिनिधि कविताओं के नाम से। तो इस तरह से इनका जो रचना साहित्य है, हिंदी साहित्य में जो इनके अवदान हैं, वो बहुत ही विपुल हैं। ये तो कुछ रचनाएँ हैं, बहुत सारी रचनाएँ इनकी इसके अलावा भी हमें देखने को मिलती हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें गोकुलचंद शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास सम्मान, सोवियत लैंड रूस पुरस्कार, हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, शमशेर सम्मान, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान, भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी श्रीवृद्धि की गई है या इनके साहित्य को एप्रिशिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है इन साहित्यों के इन पुरस्कारों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर हम देखें तो द्विवेदी जी की जो परिचय हमने लिया उसमें वो एक मंझे हुए लेखक के रूप में, एक मंझे हुए आलोचक के रूप में और जिनका रचना साहित्य, जिनका सृजनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य जो है वो व्यापक फैला हुआ है और बहुत विस्तृत इन्होंने साहित्य साधना की है। द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी का द्विवेदी जी के साथ जो संबंध है वो एक गुरु और शिष्य का है प्रारंभिक स्तर पर। लेकिन समय के साथ-साथ उस संबंध में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है इतने जो अध्येता गुरु हैं, इतने बड़े रचनाकार हैं, इतने विद्या व्यसनी हैं और उतने ही अच्छे वो शिक्षक हैं और उनके उनके जैसा ही धनी उन्हें शिष्य मिल जाते हैं जो कि उसी तरह से अध्येता हैं और उसी तरह से आलोचक हैं और उसी तरह सुपात्र हैं। तो किस तरह से उनकी बॉन्डिंग होती है और किस तरह से चीज़ें निकल कर आती हैं। एक एक महान व्यक्तित्व को जब एक दूसरा महान व्यक्तित्व देख रहा है तो उसकी किन बारीकी से और किस भाषा से उन्होंने उसको बाँधा अपनी रचना में, ये यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। और नामवर सिंह भी आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रहे। तो उन्होंने कहा कि उनके संबंध में साथ में रहा और काशी में जब तक वो रहे तब तक मैं उनके साथ रहा, लेकिन बाद का समय जो है वो उतने निकट उनके साथ नहीं रहे और उन्होंने कहा कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी पर अगर कोई लिख सकता है अधिकार पूर्वक तो वो विश्वनाथ त्रिपाठी ही लिख सकते हैं। क्योंकि उनके शिष्यों में जो सबसे अधिक निकट अगर उनके कोई रहा है, तो वो विश्वनाथ त्रिपाठी ही रहे हैं। हुँ, तो उनकी जो शिष्यों में जो सबसे नज़दीक थे वो विश्वनाथ त्रिपाठी थे और वही उनके ऊपर लिख सकते थे ऐसा नामवर सिंह कहते हैं कि वो उनके बहुत क्लोज़ रहे, उनके घर में रहे, उन्हें अपने साथ रखा और बहुत लंबे टाइम तक वो उनका सानिध्य बना रहा। तो उनके व्यक्तित्व की बारीकियों को विश्वनाथ त्रिपाठी जी से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अब अगर हम इसके प्रतिपाद्य की बात करें, चर्चा करें कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है और किन-किन घटनाओं से की चर्चा यहाँ होती है। तो जैसा कि इसका नाम है कि गंगा स्नान के लिए चलोगे, इस संस्मरण में द्विवेदी जी लिखते हैं कि त्रिपाठी जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी के साथ उन्होंने विद्यार्थी जीवन बिताया और उन दिनों में जो है उनकी बहुत सारी घटनाएँ उनके ज़हन में बैठी हुई हैं। तो लेखक बताते हैं कि द्विवेदी 30 साल की उम्र में ही वो सुविख्यात हो गए थे। उनका जो यश है, उनकी जो विद्वता है, उसकी छाप उनके आस-पास जो है 30 वर्ष की उम्र में कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में कहते हैं कि 30 साल की उम्र बहुत कम होती है।
शायद वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आता शायद इसलिए या और भी जो भी कारण हो। लेकिन द्विवेदी जी जो है, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो है 30 साल की उम्र में जो है सुविख्यात हो गए थे। और उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि ना केवल वो दूसरों से उनके आदर के पात्र थे, बल्कि उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वो हर किसी की तो छोटी-सी भी अच्छाई पर तुरंत उसकी तारीफ़ करते थे। अन्य विद्वानों किसी के प्रति वो पूज्य भाव रखते थे और उनकी हमेशा जो है वो प्रशंसा करने को तत्पर रहते थे। प्रशंसा का भाव जो है उनके मन पर हमेशा रहता था। और 1956 में के आसपास सर्दियों की एक शाम में करीब जो है त्रिपाठी जी लिखते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी ने कहा कि गंगा स्नान करने चलोगे? ये जो शीर्षक है वो वहाँ से आया और उन लेखक से कहा गया कि क्या गंगा स्नान करने चलोगे? अब गुरुजी की बात को वो टाल नहीं सकते। और वो कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए जाना जो है द्विवेदी जी की पुरानी आदतों में से एक है और गर्मियों के दिनों में तो अक्सर वो कभी-कभार गंगा जी के लिए गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और कभी-कभी त्रिपाठी जी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। लेकिन सर्दियों में वो भी शाम को गंगा स्नान की बात त्रिपाठी जी की समझ में नहीं आई। पर उनके दिमाग में ये आया कि भई गुरुजी किस तरह क्यों इस समय इस मौसम में जो है गंगा स्नान की बात कर रहे हैं, पर गुरुजी का आदेश, गुरुजी की इच्छा को वो टाल नहीं सकते और उन्होंने अपना समर्थन दिया और उनके साथ वो चले गए। तो सर्दी का मौसम, वो भी रात में गंगा स्नान की बात गुरुजी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी ने देखा कि गुरुजी विश्वविद्यालय के एक छोर पर जैन विद्वान पंडित सुखलाल के घर पहुँच गए। वो गंगा जी नहीं गए, वो गंगा नदी के तट पर नहीं गए बल्कि विद्वान पंडित सुखलाल जी के घर गए। गुरुजी ने अपने शिष्य का परिचय जैन विद्वान से कराया और कहा कि ये संदेश शासक पे काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी का संदेश शासक पर काम है। पंडित सुखलाल जी ने त्रिपाठी जी से विद्वान होने का गुर बताए। उन्होंने कहा कि विद्वान बनना चाहते हो तो संस्कृत पढ़ लो। पढ़ना चाहते हो तो रात में सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लिया करो। और लौटते समय रास्ते में द्विवेदी जी ने अपने शिष्य से कहा, हो गया गंगा स्नान? यानी गंगा स्नान मतलब गंगा जी में स्नान करना, गंगा नदी में नहाना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान की गंगा में नहाना भी एक तरह से एक पवित्र स्नान है, जो कि हमारी तन, मन और हमारी आत्मा को स्फूर्त करता है, उसमें नई चेतना देता है और जो आलस्य और इस तरह के नकारात्मक विचार हैं, उनको हटाकर जो संतों की और विद्वानों की जो संगति है, वो हमारे मन में एक नई ऊर्जा पैदा करती है, एक नई पवित्रता पैदा करती है अपने उद्देश्य के लिए और अपने जो काम है, अपना जो अध्ययन है, उसके लिए हमारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देती है। ये इसका मोटिव है। अगर आपसे जब ये शीर्षक पूछा जाएगा प्रश्न में कि गंगा स्नान के लिए चलोगे, क्या क्या अभिप्राय है? ऐसा क्यों कहा गया? कुछ और शीर्षक क्यों नहीं रखा गया? तो आप ये वाला प्रसंग वहाँ पे बताएँगे कि यहाँ इस तरह से करके उनको ले जाया गया, ये कह के गंगा स्नान के लिए चलोगे, लेकिन उन्हें एक विद्वान से मिलाया गया और जहाँ की चर्चा तमाम तरह की चर्चा जो है वो हुई और लौटते हुए गुरुजी ने कहा कि हो गया गंगा स्नान, यानी कि ज्ञान की गंगा में वो स्नान कराकर उन्हें लेकर आए थे। अ, और द्विवेदी जी जो हैं, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला कई भाषाओं के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे रचना का एकदम नवीन और सार्थक विवेचन करते थे और कई बार तो कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी कोई नया अर्थ प्रस्तुत करता तो गुरुजी उसकी बहुत तारीफ़ करते। गुरुजी यानी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी उसकी बहुत तारीफ़ करते और अपने शिष्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते, विशेषकर संस्कृत भाषा को। वे विद्वान की सीमा को भी जानते थे और इसलिए वो अक्सर कहा करते थे कि विद्वान होने से क्या होता है? 50 किताबें पढ़ लो, तो क्या व्यक्ति विद्वान हो जाएगा? मनुष्य बनने की साधना करना सबसे बड़ी बात है। यानी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के लिए पढ़ना गंगा स्नान के समान है, लेकिन मनुष्य बनने का जो प्रयास है, वो उससे भी बड़ा है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए ऐसा त्रिपाठी जी की स्थापना है कि पढ़ने के लिए वो बहुत ही अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और सबसे जो उनकी अभी तक जो बात निकल कर आई है कि प्रशंसनीय कि वो इतने बड़े विद्वान और इतने पूजनीय विद्वान होकर कि जिनकी चारों तरफ जिनकी विद्वता का डंका बजता है, वो अपने विद्यार्थियों की भी छोटी-सी नई कोई बात कह दें वो तो उस पे प्रशंसा करते हैं। कोई भी आलोचक, कोई भी उनके आस-पास व्यक्ति है तो उसकी तारीफ़ करने में वो तुरंत जो है वो तैयार रहते हैं। क्षण भर भी वो उनके भीतर अहंकार नहीं है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं किसी की तारीफ़ क्यों करूँ? लेकिन ऐसी चीज़ उनके अंदर नहीं, उनके भीतर सरलता है और उनके भीतर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। शिष्य के रूप में जो है द्विवेदी जी उनकी बहुत सारी छोटी-बड़ी बातों को बताते हैं। वो कहते हैं कि द्विवेदी जी की जो
कमियाँ या कह लीजिए कि छोटी-छोटी उनकी चीज़ें थी कि वो हर 1 घंटे में उनको चाय चाहिए। हर आधे घंटे में उनको चाय चाहिए, तुरंत थोड़ा पढ़ते हैं या बात करते हैं तो तुरंत उनको चाय की तलब हो जाती है और हर 15 मिनट के बाद उनको पान चाहिए। वो पान बहुत खाते थे। और क्योंकि वो उनके गुरु थे, तो गुरु और शिष्य के बीच में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है पाठ्यक्रम। एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए एक निश्चित समय और सीमा होती है, जिसमें कि वो पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। तो उस संदर्भ में भी हज़ारी विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बड़े रोचक चीज़ें बताई। जब वो एमए के अंतिम वर्ष में थे, आपको पता है कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट को जो है वो अपने एग्ज़ाम की बहुत टेंशन होती है, आपको पढ़ने में बहुत रुचि है, आप नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसे लिखना है, ये सब सीख रहे हैं, लेकिन आप उसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे और उसमें नंबर कैसे स्कोर करेंगे, एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी हमेशा जिज्ञासा इस बात पर रहेगी। और द्विवेदी जी के पास बहुत सारी व्यस्तताएँ रहती थी, ऐसे में वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ भी लेते थे और पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्यान भी देते थे। तन्मयता से अपने काम को वो समझाते थे। एक बार के बारे में उन्होंने बताया कि वो इतने विस्तार से पाठ्यक्रम को पढ़ाते थे, कबीर के एक-एक दोहे पर वो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे व्याख्यान करते थे और बहुत ही विस्तार में वो चले जाते थे। छात्र जो है उनकी त्राहि-त्राहि करने लगते थे कि भई इतना लंबा लेक्चर और उसमें से भी जो है पेपर में लिखने के लिए कंटेंट बहुत कम है, अतिरिक्त ज्ञान तो बहुत है लेकिन पेपर में किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें अक्सर उनकी क्लासेस में छूट जाती थी, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा और अतिरिक्त एक बार का उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो चलो तुम मेरे घर आना और मैं तुम्हें प्रश्न करवाऊँगा, लिखवा दूँगा परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न मैं तुम्हें लिखवा दूँगा। तो उन्होंने कई छात्र उनके घर पहुँचे और उन्होंने कई घंटे उन्हें आंसर डिक्टेट कराए, आंसर लिखवाए और ये कहा कि आप पेपर के लिए इसकी तैयारी करके जाइए। तो जो छात्र वहाँ उस वक़्त नहीं पहुँच पाए, बड़े दुखी हुए वो कि भई सर ने आज डिक्टेट कराया चीज़ें नोट करवाई और हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जब परीक्षा हॉल में वो लोग गए तो स्थिति उल्टी थी कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने जो प्रश्न करवाए थे उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आया और उनके हिसाब से जो कम गैर ज़रूरी प्रश्न थे, वही सारे प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। तो छात्र जो है वो हक्के-बक्के वहाँ पर रह गए। अब उसके आगे क्या हुआ ये सब चर्चाएँ वहाँ नहीं हैं। लेकिन रोचक चीज़ें हैं कि कई चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं यानी कि विद्वान होना और एग्ज़ाम को असेस करना शायद 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, ऐसा वो कहते हैं। और द्विवेदी जी जब घर पे रहते थे तो अक्सर चाय पीते रहते थे, इसके बाद बहुत ज़्यादा चाय पीने की वज़ह से या ज़्यादा पढ़ने की वज़ह से उनकी आँखों सूजी रहती थी और उनके अपने घरवालों से वो कहते थे कि अगर कोई मिलने आए तो मैं मिलना नहीं चाहता हूँ और कह देना कि बाबूजी घर पर नहीं हैं। और जब कोई विद्यार्थी घर आता और उनसे आंसर लिखवाना चाहता या चाहता कि वो डिक्टेट कराए कुछ, तो अपने आदेश को तोड़ते हुए स्वयं ही आवाज़ लगा देते, बाबूजी घर पे नहीं है, चले जाओ। और एक दिन जब लेखक लिखने के लिए वहाँ पहुँचे तो गुरुजी बोले खाना खा ले। जब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो खाना खा लिया 25 वर्ष से योजना कर रहा हूँ कि कम खाऊँ पर तुम क्यों कम खा रहे हो कि मेरी तो उम्र जो है वो है, मैं तो सोच सकता हूँ उस तरह की चीज़ें पर तुम्हें कम खाने की क्या ज़रूरत है? बड़े प्रेम से वो अपनत्व के साथ त्रिपाठी जी से बात करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें वो कुछ काम नहीं कराते और कहते हैं कि तुम जाओ अब मेरा दोपहर का समय सोने का है, मैं अभी कुछ नहीं कराऊँगा। तो त्रिपाठी जी बड़े निराश होते हैं और लौट आते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि दोपहर का जो सोना है, जो आलस्य है दोपहर का, उसमें वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और इस बात पे उनको अक्सर गुस्सा आ जाता है जब कोई उनकी दोपहर की नींद को इस तरह छेड़ा-खानी करता है और उन्हें परेशान करता है। और द्विवेदी जी सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना करते थे और जैसे कि अभी बताया कि उन्हें हर 15 मिनट में पान खाना होता था, तो अक्सर जो वो पान का पीक है, जो उसका लाल रंग है, उससे उनके कपड़े अक्सर खराब हो जाते थे। ऐसे में उन्हें वो बहुत खराब लगता था। और ये जो अनुभव है उनका जो, वो थोड़ा-सा अ, ऑड है कि वो अच्छे कपड़े पहन के जाते थे और ये सोचते थे कि उन्हें ठीक से रखेंगे वो, लेकिन पान ऐसी कमबख्त चीज़ है कि कपड़ों पे आ ही जाती उसका निशान कपड़ों पर आ ही जाता है, जिससे कि वो अक्सर दुखी हो जाते थे।
और एक और महत्वपूर्ण घटना की चर्चा इस संस्मरण में है कि 1960 के आसपास काशी विश्वविद्यालय से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और आप समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात हो रही है कि इतने बड़े विद्वान को नौकरी से निकाल दिया गया। और उस नौकरी से के निकल जाने से और उसके बाद दोबारा उनके पास काम आने तक वो बहुत स्ट्रेस में रहे, बहुत तनाव में रहे। और इस समय क्योंकि वो बहुत सरल व्यक्तित्व थे, जो प्रशासनिक दाँव-पेच है, जो कानूनी दाँव-पेच है, उसने उन्हें उलझा दिया। उन्होंने व्यक्तियों को बदलते हुए देखा और उनका वो बहुत मुश्किल टाइम था जिसने उनके मन पर बहुत ही गहरी छाप कहीं न कहीं तो अ, वो उनके मन पे काफ़ी उसका बुरा असर रहा। वो कहते हैं त्रिपाठी जी लिखते हैं कि इतना ज़्यादा वो टेंशन में रहा करते थे कि सिर पर वो उँगलियाँ फेरने लगे और मूँछों पर ग कंघी फेरने लगे। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें उनकी सूझ-बूझ जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहेंगे हम, वो कहीं न कहीं छूटने लगी उनके हाथ से। और लेखक से उन्होंने एक बार कहा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो देखना मैं कैसे टनाटन रहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है फिर से स्मूथ हो जाएगी और ये जो मैं उलझुलपन जो छोटी-छोटी हरकतें तुम्हें दिख रही हैं, वो सब यहाँ पर नहीं आएगा। और नौकरी से निकाले जाने पर भी अपने अधिकार के लिए द्विवेदी जी कोर्ट नहीं गए। कोर्ट इस घटना से उन्होंने बताया कि वो किस तरह से लड़ना पसंद नहीं करते थे। उन्हें उन्हें बात का बतंगड़ और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालाँकि ये उनका अधिकार था और वो ठीक होते हुए भी अपने पक्ष में वो अपनी नौकरी के लिए वो कोर्ट में नहीं गए। और लेखक ने उनके स्वभाव के बारे में ये बात बहुत स्पष्ट कई बार उसको अंडरलाइन किया कि सुख-दुःख और विवाद की स्थिति में वो एकदम मौन धारण कर लेते थे और नाराज़ वो सिर्फ़ 3 ही बातें से होते थे। या तो कोई किसी स्त्री के चरित्र की निंदा करे या दोपहर के भोजन के बाद जब उनके सोने का समय है, उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाए या रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और नेहरू जी के बारे में कोई हल्की बात कह दे, तो तो वो नाराज़ हो जाते थे अक्सर। और त्रिपाठी जी के अनुसार भवभूति को द्विवेदी जी बहुत बड़ा मानते थे, परंतु कालिदास को कोई बड़ा कह दे, तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो साहित्यिक बहस कभी नहीं करते थे। गुस्से में वे गुस्से का अनुभव नहीं करते थे। कई बार उनको गुस्सा आता था, इस तरह की बातों पे जो उनकी रुचि की नहीं है, तो भी वो गुस्सा नहीं करते थे। वो कहते थे कि गुस्से में वो आग बबूला होने जैसी स्थिति में कभी नहीं आए, बल्कि उसमें वो मानसिक रूप से थकावट महसूस करते थे और इसीलिए वो शायद गुस्से और ये बहस और इन सब चीज़ों से हमेशा बचते थे। जिससे कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव मानते हैं, कुछ न कुछ गलत समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं था उनके व्यवहार में। उनको थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। उनको थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव मतलब थोड़ा-सा उनको यहाँ पर एग्रेसिव होना चाहिए था और थोड़ा-सा उनको गुस्सा भी अपने अधिकारों के लिए और सही के लिए अगर उन्हें एग्रेशन दिखाना पड़े तो उसमें उनको कोई हर्ष नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं उनमें थोड़ी-सी नवीनता थी और थोड़ी-सी प्राचीनता थी। थोड़ा-सा उनका व्यक्तित्व में नई प्रगतिशील चीज़ें भी थी और जो परंपरागत चीज़ें भी वो उनके व्यक्तित्व में एक साथ विद्यमान थी। द्विवेदी जी ने नाथ पंथ पर काम किया, संत साहित्य पर काम किया और एक बात और उनके व्यक्तित्व के बारे में त्रिपाठी जी कहते हैं कि वो मौखिक रूप से किसी की भी तारीफ़ कर सकते थे। यानी कि जो उनके आलोचक हैं या कोई भी व्यक्ति जो बहुत नकारात्मक व्यक्तित्व वाले भी व्यक्ति हैं, उनकी भी वो तारीफ़ मिनट में कर दिया करते थे। तो और इस पर वो कहते थे कि चाहे कोई उनकी विचारधारा से विपरीत हो तो भी। तो वो कहते हैं कि तारीफ़ करने में क्या बिगड़ जाता है? रचना की समीक्षा थोड़ी है। भाई मैंने सहमति दे दी, सहमति में तो मिठाई बाँटना है कि मतलब अगर आपने किसी के बारे में थोड़ी-सी भी आप अच्छाई देखें तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, वो किसी में अपने स्टूडेंट में भी या अपने विरोधी में भी कहीं भी तारीफ़ का कोई भी मौका देखते थे, तो वो तुरंत उसकी तारीफ़ करते थे और कतई पीछे नहीं हटते थे उस तारीफ़ से। बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के मानवीय गुणों से भरपूर उनका व्यक्तित्व था। और क्लेश और लड़ाई झगड़े और किसी इस तरह की चीज़ों से वो अक्सर बचा करते थे। द्विवेदी जी में उनकी धारणा है कि वो जीवन की जटिलताओं को झेलते हुए जो मध्य वर्गीय संतों की भांति जो है वो आचरण करते थे। उनका मन इतना शुद्ध और पवित्र था, किसी तरह के दोष और उन सब चीज़ों से परे था। उन्हें असत्य और मानवीयता की शक्ति अजेय लगती थी। असत्य नहीं सत्य। उन्हें सत्य और मानवता की शक्ति अजेय लगती थी कि सच्चाई से ही सब कुछ जीता जा सकता है। लेकिन जो जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब उनकी 1960 में जब उनकी नौकरी
चली गई, तो उसके बाद उन्होंने जो प्रशासन का चरित्र देखा, उससे उनके मन में एक अजीब तरह के स्थितियाँ पैदा हुई, जो क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं था और उसके विपरीत आचरण करने वाले लोगों से उनका पाला काफ़ी पड़ा वहाँ पे। लेकिन जीवन के जो उत्तरार्ध में उनको जो है बहुत सम्मान मिला, बाद में जो है उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट हुई और बहुत ऊँचे पद भी मिले। सम्मान तो उनको पहले से ही मिलने लगा था। पर व्यवस्था का जो दोमुहापन है, जो उन्होंने देखा, उसे वो कभी भुला नहीं पाए। वे बिना लिखे पढ़े वो रह नहीं पाते थे और अपने शिष्यों को भी, अपने मित्रों, प्रशं सभी को जो है वो हमेशा पढ़ने के लिए ही प्रेरित किया करते थे और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने ये शरीर छोड़ा, दिवंगत वे हुए और हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी क्षति वहाँ पर लगी। तो अगर हम कहें कि द्विवेदी जी की विद्वता, उनकी दैनिक दिनदैन्य और दिनचर्या, उनकी रुचि, अभिरुचि के साथ-साथ अपने छात्रों के साथ उनका जो सहृदयता का व्यवहार है, वो हमें संस्मरण से पता चला कि किस तरह से वो अपने छात्रों के साथ पारिवारिक सा संबंध रखते थे, कभी भी हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे। इन सब के साथ उनके व्यक्तित्व में कि जो नेगेटिव पक्ष है, अगर हम कहें नकारात्मक पक्ष है, कि संघर्ष न करने की प्रवृत्ति, उस और इसको भी उन्होंने जो है, या उनका जो आलस्य है, दोपहर में वो कोई काम नहीं करेंगे। खाने के बाद जो है उनको आराम चाहिए, ये उनकी कमी है, अगर कमी समझा जाए इसे तो निबंधकार ने कहीं भी उनका एक पक्षीय चित्रण नहीं किया, उनके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों का चित्रण हमारे सामने रखा है, जिससे कि हम द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो और गंगा में डुबकी लगाना जो है, उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि वो गंगा में डुबकी लगाने का अर्थ सिर्फ गंगा नदी में नहाना नहीं है, बल्कि ज्ञान की गंगा में नहाना है। अगर हम संस्मरण के तौर पर इस पूरे रचना की चर्चा करें, तो एक संस्मरण के जो जितने भी महत्वपूर्ण गुण हैं, एक संस्मरण में जो भी चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी हमें इस रचना में देखने को मिलती हैं। जैसे अतीत की स्मृतियाँ, व्यक्तित्व का चरित्रांकन, आत्मीयता और श्रद्धापरक अंतरंगता, तथ्यात्मकता, परिवेश और उद्देश्य। ये सभी बिंदु जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो है एक संस्मरण को पूरी तरह से कस के हमारे सामने रखा है। अगर हम अतीत स्मृतियों की चर्चा करें, तो ये लेखक के स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्ति के दौरान जो है गुरु-शिष्य संबंध को बहुत बारीकी से दिखाने वाली बहुत सारी घटनाओं का उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है। अ, जैसे कि उनकी क्लासरूम की बातें, जैसे कि कोर्स का पूरा न कराया जाना, जैसे कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेना, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की चर्चा के लिए घर पे बुला लेना और वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर में ना आना। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएँ उन्होंने की और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो महत्वपूर्ण बात लेखक के लिए भी है, इसीलिए उन्होंने उस बात को शीर्षक में ही जोड़ दिया कि जाड़े की सर्दी में जो है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी त्रिपाठी जी से कह रहे हैं कि चलो गंगा स्नान के लिए चलोगे, तो शिष्य जो है वो हड़बड़ा रहा है कि भैया सर्दी की रात में गंगा जी कौन नहाने जाएगा। लेकिन गुरु जी के आदेश के उस पे वो चल रहे हैं, चले जाते हैं वहाँ पर और लेकिन मिलते हैं वो एक उम, अ, विद्वान सुखलाल जी से और जो है उनसे जो है साहित्य चर्चाएँ होती हैं और गुरु जी कहते हैं कि यही गंगा स्नान था। यानी कि एक विद्वान से मिलना, एक अच्छी बातचीत करना, नए-नए तथ्यों को जानना जो है ये गंगा स्नान से कम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आत्मीयता वहाँ पे उसमें अतीत के जो दृश्य हैं वो वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। फिर आत्मीयता और श्रद्धापरक अंतरंगता, अ, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपसी संबंध है, वो गुरु-शिष्य का संबंध है, वो मित्रवत संबंध है, वो पिता-पुत्र संबंध है। वो एक अद्भुत संबंध है जहाँ पे गहरी आत्मीयता है और त्रिपाठी जी की द्विवेदी जी के प्रति गहरी आस्था, गहरी श्रद्धा को प्रकट करता है कि कितना उनके प्रति उनके मन में आदर भाव था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी
शब्द हमें बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे कि खासकर जो उनकी क्लासरूम वाली चर्चाएँ हैं, खासकर जिसमें कि वो कई एक कबीर के एक दोहे को कई-कई घंटों तक पढ़ाते हैं और कोर्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और शिष्य जो हैं वो घबरा रहे हैं वहाँ पर। और दूसरे एक दृश्य मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि जब वो उनके घर जाते हैं और पढ़ने के लिए उनके घर जाते हैं, लेकिन क्योंकि द्विवेदी जी दोपहर के भोजन के बाद आराम करते हैं, तो वो अपने शिष्य को भोजन खिलाते हैं, कराते हैं और बड़े प्रेम से कराते हैं और जब शिष्य जो है वो कम खाना खाने का संकोचवश थोड़ा कम खाना खाता है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस उम्र में कम खाने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद कम नहीं खा पाता, तो तुम्हें कम खाने की क्या ज़रूरत है? तमाम इस तरह की बातें वहाँ पे और बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया। हालाँकि फिर काम नहीं करवाया और उन्हें भेज दिया। तो बहुत सारे प्रसंग जो हैं उनकी आत्मीयता के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तथ्यात्मकता तथ्यात्मकता का मतलब होता है ये इसका किसी भी संस्मरण का एक महत्वपूर्ण अ, बिंदु है और संस्मरणकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सत्य को मतलब बिना ही घटाए और बढ़ाए बिना वस्तुनिष्ठ रूप से हमारे सामने पाठकों के सामने घटनाओं को प्रस्तुत करे। अगर लेखक जो है वो अपने विषय वस्तु के जिस जिस पर भी वो संस्मरण लिख रहे हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आदर भाव की वजह से या उसके व्यक्तित्व को बढ़ा-चढ़ा के दिखाने के लिए अलग तरह से घटनाओं को प्रस्तुत करे, झूठी चीज़ें तथ्य उसमें ले आए तो ये ठीक नहीं है। और उसी दूसरी तरफ से उसके व्यक्तित्व को गिराने के लिए, नकारात्मकता दिखाने के लिए ही भी अगर वो उसके प्रति कोई झूठे-सच्ची बातें करता है, तो भी वो बात कुछ हज़म नहीं होती, कुछ अच्छी बात संस्मरण के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी संस्मरण में जो जैसा है, उसे वैसा ही प्रस्तुत कर देना, ये उसका गुण है। और इस संस्मरण में हमने देखा कि द्विवेदी जी के प्रति अत्यंत आत्मीयता और आदर भाव होने के बावजूद जो है, उनकी कमियों पर चर्चा करते हुए त्रिपाठी जी ने कभी संकोच नहीं किया क्योंकि व्यक्ति तो संपूर्ण व्यक्ति टू एयर इज़ ह्यूमन गलती करना ही इंसान का गलती करना जो है इंसान की फितरत है। तो कोई व्यक्ति सदोष होता है और जो सदोष होते हैं, दोष के साथ होते हैं, वही उसका सौंदर्य है। जैसे कि उनकी बड़ी सहजता से बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने की प्रवृत्ति, दोपहर में जो आलस की प्रवृत्ति जो है उनके भीतर बसी हुई है और अपने जो प्रिय साहित्यकार हैं, उनकी आलोचना न सुन पाना और संघर्ष के लिए या झगड़ा अगर करने की स्थिति आ जाए, अपने हक के लिए लड़ने की स्थिति आ जाए, तो उनका न लड़ना, इस पर भी लेखक ने अपनी कलम चलाई है और उनको निसंकोच जो है पाठकों के सामने रखा। एक और घटना जैसे मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि वो सफ़ेद कुर्ते के ऊपर पान के दाग गिर जाना, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हकीकत है उन्हें पान पसंद है और जो पान खाएगा उसके कपड़ों में निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सब कहने के लिए त्रिपाठी जी ने ज़रा भी संकोच नहीं किया और हमारे सामने वो सारी घटनाएँ लेकर आए और चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व का चित्रण जो है यानी चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व चित्रण का उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रयोग किया और उनका व्यक्तित्व की जो सारी जितनी भी हमने अभी तक चर्चाएँ की, उन्हीं में से कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे हम कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व का जो 100% है, उनके व्यक्तित्व का जो एक बृहत्तर चरित्र है, वो हमारे सामने उन्होंने रखा सदोष रखा, इसीलिए वो सुंदर है, इसीलिए वो सहज और स्वाभाविक है और हमें ऐसा लगा कि द्विवेदी जी जो हैं वो जैसे साक्षात हमारा उनसे संबंध सामना हो गया और हमने उनको देखा। हमने उनको जैसे खुद हमने अपने उनके साथ वक़्त गुज़ार लिया, ऐसा हमको लगा। उन्होंने उनके परिवेश का बहुत सुंदर चित्रण किया है और बिना परिवेश के जो है कभी भी रचना सफल नहीं होती। जो जिस परिस्थितियों में चीज़ें कही जाती हैं, बुनी जाती हैं, उनका चित्रण जो है ज़रूरी है। महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कि देश-काल की सीमा में आबद्ध रचना नहीं हो तो वो असंगत लगती है। तो इसलिए परिवेश का चित्रण इसमें बहुत ही ज़रूरी है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस संस्मरण में त्रिपाठी जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए काम किया है। उद्देश्य अगर हम कहें इस रचना का क्या है, तो इस रचना का उद्देश्य पाठकों के सामने पाठकों का मनोरंजन करना भर नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के जो आदि पुरुष हैं, हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इतने बड़े आलोचक हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएँ, दुर्बलताएँ, जीवन के प्रसंग और घटनाओं के बारे में जानकारी देना है।
और इस संस्मरण में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और उनके चिंतन से पाठकों को रूबरू कराना है। और हम अगर ये कहें कि द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस कार्य में सफल रहे हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो पूरी तरह से इस रचना में उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रखने में सक्षम रहे हैं। हमारी क्लास का टाइम काफी नजदीक खत्म होने को है। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। जो भी हमने चर्चा अभी तक की, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने समझा होगा इस संस्मरण को। ये अपने आप में, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि यहाँ रचनाकार जो है एक बहुत बड़े आलोचक हैं, और जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं वो उससे भी बड़े आलोचक हैं। और हिंदी साहित्य जो है दोनों का ऋणी है। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे सामने, इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे सामने रखी हैं, तो उनके जीवन के प्रसंगों को जानने में हम सभी की रुचि है। और द्विवेदी त्रिपाठी जी की जो रचना भाषा शैली है, जो उनका लेखन है, वो बहुत ही रोचक और बहुत ही पठनीय है, जिसका परिचय हमें संस्मरण में मिला भी। तो अपने गुरु का, अपने मित्र का, अपने एक आदरणीय व्यक्तित्व का जो चित्रण करना चाहिए था संस्मरण में, उसको करने में वो सफल रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के जो सारे पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों को ही उन्होंने बड़ी सफलता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसको पढ़ के हम ये कहेंगे कि ऐसा लगा कि जैसे कि हमने एक संस्मरण नहीं पढ़ा, बल्कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी से जिसे हमने साक्षात्कार किया हो। जैसे उनके सरल सहज व्यक्तित्व को, जिसे उन्होंने कहा कि मध्यकालीन संतों जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो उसमें नजर आता है। आपने पूछा परिवेश क्या है, रितिका। हमारी क्लास का टाइम कम है, हमारी नेक्स्ट क्लास भी इसी पर होगी। मैं अभी आपको ब्रीफ में बताती हूँ, फिर हम अगली क्लास में इस पे डिटेल पे बात करेंगे। परिवेश होता है हमारे जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारे आसपास की चीजें। हर व्यक्ति जो है किन्हीं खास परिस्थितियों में उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है रचना में। जिसे हम टर्म के तौर पे कहें तो देश काल वातावरण उसको कहा जाता है। जिसके बिना जो है ना तो व्यक्तित्व बनता है, और ना उसकी जब रचना में भी रचना लिखी जाती है तो उसमें परिवेश का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि परिवेश के बिना व्यक्तित्व नहीं बनता, समस्याएं नहीं बनती, और उसके बिना उसका समाधान भी नहीं होता। तो उसको समझने के लिए चीजों को हमें ये देश काल वातावरण को समझना जरूरी होता है। तो और किसी के पास कोई प्रश्न है? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा। अगली क्लास में हम और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन पे भी चर्चा करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे पुराने पिछले और हमने चैप्टर्स रिवाइज किए थे, हम उस पे भी कुछ चर्चा करें। अगर आप लोगों के पास जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज रखिएगा कि क्लास में, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।